कैसे हो बच्चों। अपन ने पिछली क्लास में सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 को शुरू किया था, प्रारंभ किया था। उसमें पहला चैप्टर शुरू किया था अपन ने सत्ता की साझेदारी। कक्षा 10 की पुस्तक है जिसमें पहला चैप्टर था सत्ता की साझेदारी। उसमें अपन ने श्रीलंका और बेल्जियम का भाषागत जातीय संरचना पढ़ी थी, बनावट पढ़ी थी कि कैसे कैसे उनमें दोनों देशों में जातीय भिन्नता है। उसमें अपनी ये देखा था कि श्रीलंका में सिंहली बाहुल्य है, ठीक है, जो लगभग 74% है। तमिल, जो भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल हैं, वो लगभग 18% है और 7% ईसाई हैं और कुछ मुस्लिम हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर था, लेकिन वहाँ की जो सिंहली बाहुल्य सरकार है, जो जनता जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद वहाँ पे जो सरकार चुनी गई वो सिंहली बाहुल्य जनसंख्या वाली थी, यानी बहुसंख्यक, सिंहली बहुसंख्यक की सरकार थी। उन्होंने क्या किया कि सिंहलियों को महत्व देना शुरू कर दिया, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और सिंहलियों को प्रशासन में, विद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में संरक्षण दिया। इसकी वजह से धीरे धीरे इसका विरोध होना शुरू हुआ और तमिलों ने इसका विरोध किया और तमिलों ने उसके लिए अब अलग राज्य की मांग की जो अभी भी चल रही है। वहाँ पर विवाद चल रहा है, जिसको तमिल ईलम कहते हैं। मैंने बताया भी था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसका जो मुख्य था वो प्रभाकरण था, जो बाद में मारा गया। तो मैंने यहाँ तक किया था अपन ने। फिर अपन ने बेल्जियम की किया था कि बेल्जियम में क्या था। बेल्जियम में देखो डच भाषी हैं, जर्मन भाषी हैं और फ्रेंच भाषी लोग हैं, जिसमें जो फ्लेमिश क्षेत्र हैं वहाँ पर डच भाषी है और जो वेरोनिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर फ्रेंच भाषी ज़्यादा हैं और पश्चिमी तट पर जर्मन भाषी लोग रहते हैं। अपन नक्शे में देखा भी था, अगर आपको याद हो तो। और बेल्जियम वाला हिस्सा है, बेल्जियम वाला जो हिस्सा है वहाँ पर फ्रेंच भाषी ज़्यादा है और डच भाषी 20% है और फ्रेंच भाषी है वो 80% है। तो इस प्रकार का जो बहुत ही विविधता वाला जो वहाँ की जातीय और भाषाई बनावट है, उस समस्या को हल करने के लिए वहाँ की जो बेल्जियम की सरकार है उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इन सभी वर्गों का राजनीति में, प्रशासन में, सत्ता में बराबर की साझेदारी हो और उनमें कोई भी किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। इसी उद्देश्य से बेल्जियम की सरकार ने पूरी सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी के लिए एक मॉडल अपनाया, जो राज्यों के लिए वहां पर उन्होंने 3 प्रकार का मॉडल अपनाया। एक स्थानीय समुदाय के लिए, एक राज्य के लिए और एक बेल्जियम के लिए, यानी 3 स्तर बनाए। यानी एक तरह से संघवाद जैसा स्ट्रक्चर लगाया उन्होंने। यद्यपि संघवाद तो नहीं है, लेकिन लगभग वैसा स्ट्रक्चर तैयार किया उन्होंने, वैसी संरचना तैयार की। संघवाद अगला टॉपिक है इसका, सत्ता की साझेदारी का, ये लोकतांत्रिक राजनीति किताब का अगला जो टॉपिक है वो संघवाद ही है, वो उसमें पढ़ेंगे संघवाद क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सभी प्रकार की जितनी भी भिन्नताएं हैं बेल्जियम में, उन भिन्नताओं को समाहित करते हुए, सभी को साथ में लाते हुए एक अलग प्रकार का सत्ता की साझेदारी का मॉडल तैयार किया। तो उसमें क्या क्या किया उन्होंने, देखो। अब श्रीलंका में क्या किया था, श्रीलंका में तो उन्होंने क्या किया, सिंहली बाहुल्य या सिंहलियों के भलाई कल्याण के लिए काम शुरू किया और दूसरों तमिलों, भारतीय तमिल हैं चाहे लंकाई तमिल हैं, चाहे वो ईसाई हैं चाहे मुस्लिम हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी बेल्जियम ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे देश में क्षेत्रीय अंतर है और सांस्कृतिक भाषाई अंतर है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक भाषाई विविधता है। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये भिन्नता है और इस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने प्रशासन में, राजनीति में सभी वर्गों को शामिल करना चाहिए। इसीलिए 1970 और 1993 के बीच, यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच लगभग 23 साल तक उन्होंने अपने संविधान में 4 प्रकार के 4 संशोधन किए। वो इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी
मिलजुल कर रहे। यानी उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में देश में संविधान, बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए, यानी 4 प्रकार की नई बातें शामिल की जो पहले शामिल नहीं थी, यानी ढांचे में परिवर्तन किया। और वो करने का उद्देश्य यही था कि जो उसमें डच भाषी, जर्मन भाषी और इसके जो फ्रेंच भाषी हैं और अन्य जो भी लोग वहाँ रहते हैं और भी, तो उन सब को सत्ता में भागीदारी मिले। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम का मॉडल विशेष जानकारी, तो इसमें देखो बेल्जियम का मॉडल यानी किस प्रकार उन्होंने वो मॉडल अपनाया, अपनी किताब में वहाँ दे रखा है कि कौन सा मॉडल अपनाया था, किस प्रकार का मॉडल अपनाया। संविधान में इन बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी पहला पॉइंट किया, यानी केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार को पता ही होगा जो देश पूरे देश पर शासन करे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो राज्य पर शासन करे वो राज्य सरकार है, और स्थानीय समुदाय जो स्थानीय स्तर गांव, ग्रामीण या कुछ गांवों के समूह पर करे वो सामुदायिक सरकार कह सकते हैं, स्थानीय सरकार कह सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि केंद्र में जब भी सरकार गठित होगी तो डच भाषी लोगों और फ्रेंच भाषी लोगों के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। देखो अगर आपको पता हो तो डच कितने परसेंट थे, 59% थे, और फ्रेंच कितने थे, 40% थे। यानी ये बहुसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक हैं, डच है और फ्रेंच है वो 40% है। तो उन्होंने कहा कि संख्या, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर प्रश्न आ जाए कि बेल्जियम ने अपनी समस्या को किस प्रकार हल किया, बेल्जियम ने अपने देश की जनता को सत्ता में साझेदारी के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच भाषी भाषा के प्रतिनिधियों को समान प्रतिनिधित्व दिया। यानी जो मंत्री होंगे केंद्र में, कैबिनेट में जो मंत्री होंगे उनकी संख्या बराबर निर्धारित कर दी गई। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि कुछ कानून, सामान्य कानून की बात नहीं की जा रही है, कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई यानी डच और फ्रेंच समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी अगर कोई बहुत बड़ा संशोधन करना हो, कोई बहुत बड़ा कानून बनाना हो, कोई विशेष कानून बनाना हो जो देश के संरचना को, जाति संरचना को, उनकी भागीदारी में परिवर्तन करने वाला हो, आमूलचूल परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों जो डच भाषा के लोग हैं और फ्रेंच भाषा के मंत्री हैं, दोनों के जो मंत्री हैं उनका बहुमत होना चाहिए। मान लो डच के 5 मंत्री हैं और फ्रेंच भाषा के भी 5 मंत्री हैं, तो बहुमत का मतलब हो गया कम से कम 3 मंत्री इसके होने चाहिए और कम से कम 3 मंत्री इनके होने चाहिए। वो बहुमत हो गया। इसमें ऐसा निर्धारित नहीं किया कि 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है, ऐसा कुछ उन्होंने निर्धारित नहीं किया था। यानी विशेष निर्णय तभी लिए जाएंगे, विशेष कानून तभी बनाए जाएंगे जब उसमें उनमें बहुमत हो, दोनों पक्ष में बहुमत हो। यानी मान लो एक जना, जैसे 5 मंत्री है, 5 मंत्री में से 2 मंत्री सहमत हैं और 3 मंत्री सहमत हैं, तो वो कानून नहीं बनेगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब ये इसलिए किया कि मतलब दोनों भाषा के लोगों के मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। फिर कोई विशेष कानून बनाना है तो उसके लिए बहुमत चाहिए, दोनों भाषाई लोगों के मंत्रियों का बहुमत चाहिए। यो नहीं कि एक भाषाई समूह के मंत्रियों ने मिलकर कोई कानून बना दिया और दूसरों को पता ही नहीं चलने दिया, ऐसा नहीं होगा, एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सपुर्द कर दी गई। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब देखो क्या हुआ, देखो सबसे ऊपर कौन सी सरकार बनी, केंद्र सरकार, ठीक है, पूरे देश के लिए। अब क्या किया उन्होंने कि केंद्र सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कुछ शक्तियां हैं वो किसको बांट दी, राज्य सरकारों को बांट दी। किसको बांटी, राज्य सरकारों को, जिसको क्षेत्रीय सरकारें भी कहते हैं, या ऐसा कहें
कि क्षेत्रीय सरकारों को बांट दी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शक्तियां हैं वो, जैसे अब भारत में यही तो है, भारत में केंद्र पूरे देश पर शासन कौन करता है? केंद्र करता है। और केंद्र ने कुछ शक्तियां हैं वो राज्यों को बांट दी कि राज्य अपने स्तर पर काम करे। कि क्या भारत में क्या राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है? क्या नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष दशाओं में, विपरीत परिस्थितियों में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। भारत के संदर्भ बता रहा हूं। ठीक वैसी ही संरचना यहाँ पर है। यहाँ पर सामान्य स्थिति में, विशेष परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र ने अपने कुछ काम है वो स्थानीय सरकारों यानी क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया, और वो क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। यानी दूसरा पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या था? मंत्रियों की संख्या बराबर होगी दोनों भाषा की। दूसरा पॉइंट क्या था? कि कोई भी विशेष कानून बनाना है तो दोनों का बहुमत चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने अपनी कुछ शक्तियां हैं वो क्षेत्रीय सरकारों को दे दी। दो प्रांत कौन से? एक फ्लेमिश और एक वेरोनिया। दो क्षेत्र थे ना, फ्लेमिश और वेरोनिया। दोनों को कुछ शक्तियां, मतलब अपनी जो केंद्र सरकार के पास जितने भी कार्य थे वो फ्लेमिश और कुछ काम है फ्लेमिश और वेरोनिया को दे दिए, अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। ब्रुसेल्स के लिए अलग, अब जो राजधानी है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसके लिए अलग सरकार है, और इनमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व दिए गए। यानी अगर ध्यान दिया हो तो जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो ब्रुसेल्स की सरकार है उनमें दोनों समुदायों को बराबर की समान प्रतिनिधित्व दिया। देखो मंत्रिमंडल में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें भी क्या था? मंत्रियों की संख्या बराबर थी। स्थानीय सरकारों में, स्थानीय सरकारों का वो स्ट्रक्चर है वो अपना खुद का है, राज्यों का है, उसमें केंद्र की भूमिका नहीं है। केंद्र ने तो उनको काम दे दिया कि ये काम तुम्हें करना है। तो ब्रुसेल्स में क्या किया? अलग सरकार है और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब ये लाइन क्या है? देखो, इस लाइन को समझना। देखो फ्लेमिश में क्या था? फ्लेमिश इलाका था, देखो जो फ्लेमिश क्षेत्र था वहां पर किसकी अधिकता थी? फ्लेमिश में 59% डच थे, ठीक है। वेरोनिया में 40% फ्रेंच है, और बाकी जो जर्मन है वो 1% है। अब जब केंद्र सरकार का गठन हुआ तो दोनों को मंत्री बराबर दिए। हिसाब से तो डच को ज्यादा देना चाहिए था मंत्रियों की संख्या। क्यों? क्योंकि डच 59% है, तो 59% के अनुपात में मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, और इनकी 40% के प्रतिशत के अनुपात में मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र में इन दोनों के मंत्री क्या रखे? बराबर रखे। यानी देखो दोनों मतलब मान लो दोनों के 5-5 मंत्री रखे, तो इनकी 40% जनसंख्या से भी 5 मंत्री लिए, और इनकी 59% जनसंख्या से 5 मंत्री लिए। तो इस बात को डचों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। अब इसके विपरीत देखो, ब्रुसेल्स में क्या था? ब्रुसेल्स में क्या था? 80% फ्रेंच भाषी थे, 20% डच भाषी है। तो यहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई और इनकी बहुत कम है। तो फिर यहाँ पर जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो क्या फ्रेंच लोगों की मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होगी क्या, या इनकी कम होगी? नहीं, यहाँ पर भी दोनों का प्रतिनिधित्व बराबर स्वीकार किया।
किसने स्वीकार किया बराबर? फ्रेंच ने, कि कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डचों ने स्वीकार किया कि बराबर प्रतिनिधित्व दे दो, बराबर मंत्री दे दो, और यहाँ पर इन्होंने फ्रेंच ने स्वीकार किया। देखो, फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को इस प्रकार प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में भी बराबर की का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी, जिसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार। यानी सबसे ऊपर कौन थी? केंद्र सरकार। फिर आ गई राज्यों की सरकार, 2 राज्य थे, फ्लेमिश और वेरोनिया, और तीसरा आ गई स्थानीय सरकार, या इसको क्या कहें? सामुदायिक सरकार। 1, 2 और 3 स्तर। यानी ये बेल्जियम ने जो तरीका अपनाया था वो तरीका कर रहे हैं अपन। बेल्जियम ने क्या अपनाया? इस प्रकार इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। यानी जो इस सामुदायिक सरकारें हैं, सामुदायिक सरकारें ये थी कि एक ही भाषा बोलने वाली, यानी डच भाषा बोलने वाले अपनी सरकार बनाएंगे, और फ्लेमिश में जो जर्मन भाषा, फ्लेमिश में डच भाषा बोलने वाले डच अपनी सरकार बनाएंगे अपनी भाषा आधारित, और जो वेरोनिया क्षेत्र था वहाँ पर ये जर्मन भाषा के लोग बनाएंगे, और अन्य जैसे फ्रेंच भाषा के बनाएंगे, और जर्मन भाषा क्षेत्र में है वहाँ पर जर्मन भाषा। यानी ये इसका निर्धारण नहीं इतना ही किया गया कि सामुदायिक सरकार बनेगी, और सामुदायिक सरकार का गठन एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखना। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हैं, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। आगे समझ। यानी डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के लोग बेल्जियम में कहीं पर भी रह रहे हैं, वो अपनी इस सरकार को चुनेंगे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि सामुदायिक सरकार है, इनको नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और देश की रक्षा का, वित्त का, बैंकिंग का, परिवहन का, विदेशी मामलों का अधिकार इसको नहीं है। उसको क्या है? क्यों? क्योंकि सामुदायिक सरकार है, यानी एक भाषा के लोगों की सरकार है। तो वो उस भाषा के, जिस भाषा के समुदाय के द्वारा ये सरकार गठित की गई है, जिस भाषा, मान लो ये डच भाषा समूह के द्वारा गठित सरकार है, तो वो अब डच संस्कृति, डचों की शिक्षा और डचों की भाषा को बढ़ावा देगा। अगर फ्रेंच के द्वारा गठित सरकार है तो फ्रेंच संस्कृति को, फ्रेंच शिक्षा को और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देगी। अगर जर्मन समूह के द्वारा गठित सामुदायिक सरकार है तो संस्कृति यानी जर्मन संस्कृति को, जर्मन शिक्षा को और जर्मन भाषा को बढ़ावा देंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। जटिल नहीं था, जटिल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां विविधता है। कहीं एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं और एक कम है, दूसरी जगह दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हैं, एक समुदाय के लोग कम हैं, और उनकी राजधानी क्षेत्र हैं, राजधानी क्षेत्र में वो समुदाय ज़्यादा हैं जो दूसरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं। जैसे राजधानी क्षेत्र में फ्रेंच बहुसंख्यक हैं, जबकि वेरोनिया, ये जो फ्लेमिश क्षेत्र हैं वहाँ पर फ्रेंच अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, और 40% वेरोनिया क्षेत्र में जर्मन, ये फ्रेंच रहते हैं, वेरोनिया क्षेत्र है जहाँ फ्रेंच रहते हैं। तो इस प्रकार का जो एक जगह एक समुदाय ज़्यादा है, दूसरी जगह दूसरा समुदाय ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, एक जगह एक अल्पसंख्यक हो गया, एक जगह एक बहुसंख्यक हो गया। तो ये विविधता थे, थोड़ी जटिलता लगती है इसमें। निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, और यह व्यवस्था बेहद सफल रही। जटिल जरूर है, जटिल वैसे है नहीं, लेकिन जब पहली बार इसको बनाया गया था तब ये जरूर जटिल लग रही थी, जरूर जटिल लग रही थी, लेकिन इतनी जटिल है नहीं ये, क्योंकि अब इसलिए जटिल नहीं लग रही है कि ये अपने अब इसको समझ चुके हैं। इससे क्या फायदा हुआ कि एक तो देश में शांति स्थापित हो गई, सभी समुदायों की
सत्ता में भागीदारी निश्चित हो गई, देश में राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक स्थिरता हो गई, आर्थिक विकास हुआ, आपस में टकराव बंद हो गया। जैसे ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जैसे गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वैसी स्थिति यहाँ नहीं बनी है। देखो, इस मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया बेल्जियम में, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ सकता था बिल्कुल। अपने नक्शे में देखा था, उत्तरी क्षेत्र में जो फ्लेमिश हैं वहाँ डचों की अधिकता है, दक्षिण में वहाँ जर्मन की अधिकता है, तो जर्मन वाले जर्मन अलग क्षेत्र बना देते और वो उत्तर वाला अलग क्षेत्र बन जाता, तो विभाजित हो सकता था भाषाई आधार पर। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें बनाने का निर्णय लिया। अब देखो, इसको थोड़ा ये मिक्स हो गया है, इसको हटा दो। अब देखो, अब यूरोपीय संघ बनाना है, यानी जब यूरोप के सारे देशों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाया था, यूरोपियन कम्युनिटी, जिसको EEC कहते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी कहते हैं। जब ये समुदाय, ये संघ बना, ये आर्थिक संगठन है, आपस में व्यापार वाणिज्य टैक्स में उनमें छूट मिलती है उनके आपस में, यूरोप के भीतर यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय संघ कहते हैं। जब यूरोपीय संघ बना तो ये मुद्दा उठा, यूरोपीय संघ का ऑफिस कहाँ बनाया जाए, यूरोपीय संघ का ऑफिस कहाँ बनाया जाए, तो किस देश से बनाए, तो उन्हें सबसे बढ़िया जगह दिखी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है, जहाँ जर्मन भाषा के लोगों का भी प्रभाव है, यानी मंत्री हैं, उनके शासन है, और डचों का भी है। तो उन्होंने क्या किया कि बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसको अपना मुख्यालय बनाया। यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। प्रश्न पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। दोनों ही देश, अब बात में ये निचोड़ आता है, निचोड़ क्या आता है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। दोनों देश कौन से, श्रीलंका भी लोकतांत्रिक है और बेल्जियम भी लोकतांत्रिक है, लेकिन श्रीलंका में लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार ने केवल सिंहली समुदाय के लोगों के लिए काम किया, जबकि यहाँ की जो लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार ने सभी वर्गों को साथ में लेकर के, यानी सबका साथ सबके विकास वाले कॉन्सेप्ट पे काम किया। इस सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की, यानी ये समझदारी थी बेल्जियम की। ये क्या थी, बेल्जियम की समझदारी थी, जबकि श्रीलंका ने ऐसी समझदारी नहीं अपनाई। इसलिए श्रीलंका में आज भी वो समस्या है, गृह युद्ध की स्थिति है। तमिल जो क्षेत्र हैं, यानी जो तमिल, अगर देखा होगा आपने नक्शे में, नक्शा अपन ने किया था, जो पूर्वी तट है, उत्तरी और पूर्वी तट है, वहाँ पर तमिल क्षेत्र है, तमिलों का प्रभाव है, वो अलग से अपना तमिल राज्य चाहते हैं। ये जो तट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तमिल क्षेत्र में, ये यहाँ पर तमिल रहते हैं और यहाँ पर लंकाई तमिल रहते हैं। तो ये श्रीलंका की समस्या थी जो उन्होंने हल नहीं की और केवल सिंहलियों के बारे, भलाई के बारे में सोचा। इसके विपरीत बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने सभी के बारे में सोचा। देखो, बेल्जियम का एक नक्शा वापस देख लेते हैं। ये बेल्जियम देखो, ये जो हिस्सा है, यहाँ डच रहते हैं,
कितने परसेंट? 59%। यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ पर फ्रेंच भाषी है, फ्रेंच भाषी है, कितने परसेंट है? 40% है। ये जो इलाका है ये 1% है, और कौन है? जर्मन है। ये ब्रुसेल्स है। और इन्होंने क्या किया, अब ये देखो, ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उसको छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया, छोटे छोटे प्रांतों में उसको बांट दिया, और सभी की सत्ता में, प्रशासन में, राजनीति में, मंत्रिमंडल में भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया। ये वेलोन क्षेत्र कहलाता है या वेलोनिया कहलाता है। ये वाला हिस्सा है फ्लेमिश कहलाता है, और ये बीच में है वो ब्रुसेल्स है, और ये जो किनारा वाला है वो जर्मन भाषा क्षेत्र। तो ये अपन ने आज क्या किया, बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ा। कल अपन ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। अगली क्लास में अपन सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, और फिर उसके बाद अपन उसका संघ की कितने कितने प्रकार से सरकारें बनती हैं वो करेंगे।